मारूफ माहिर तालीम और एजुकेशन कंसल्टेंट अमानत अली अंजम और पूजा ने बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में बैन अवी तालब इल्मों के लिए होने वाली 6 मुजवज़ तब्दीलियों के बारे में तफसीली बातचीत की। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इन तब्दीलियों का इतलाक अगले साल जनवरी में होगा। सिर्फ रिसर्च और आला तरीन तालीम के अलावा तालब इल्म अपना स्पाउस स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। दोनों माहिरीन का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, बरतानिया के अंदर जब से नई होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रॉमैन आई हैं, इमिग्रेशन कवानीन के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। और अगर हम ख़ुसूसन देखें तो स्टूडेंट्स के हवाले से जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर तकरीबन 6 के करीब जो है वो रूल्स मैं कहूँगा तब्दील किए गए, या मिनिस्ट्रल जो लेटर है वो गवर्नमेंट को लिखा गया कि इमिग्रेशन के अंदर जो है वो स्टूडेंट के हवाले से ये तब्दीलियाँ की जाएँ। आज हमारे साथ इस वक्त एजुकेशन कंसल्टेंट अमानत अली अंजम साहब मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो पूजा दलाल साहबा मौजूद हैं। इनसे हम जो है रहनुमाई लेंगे कि ये जो स्टूडेंट कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, एक तो ये कब से इम्प्लीमेंट होंगी, और दूसरा इससे जो है वो कौन सा तबका जो है वो इससे मुतासर होगा। और वो स्टूडेंट जो रिसर्च डिग्री पे आएगा, रिसर्च PhD, नॉट ओनली PhD, अगर वो मास्टर प्रोग्राम है 1 साल का और वो रिसर्च ओरिएंटेड है, 2 तरह के यहाँ मास्टर प्रोग्राम होते हैं। एक को हम कहते हैं टॉट प्रोग्राम, जो कि आप 1 साल पढ़ते हैं और उसमें रिसर्च नहीं होती। एक होता है रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम और जो PhD है, इस पे जो स्पाउस है और चिल्ड्रन है वो आ सकेंगे, और अगर वो टॉट प्रोग्राम है तो उस पर नहीं आ सकेंगे। अच्छा पूजा साहब, आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि इससे जो है वो इस तब्दीली से बेसिकली बरतानवी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? जी, इससे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट ये नुकसान है, क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है ट्यूशन फ़ीस पे, और ज़ाहिर है अदर इंसिडेंटल फैक्टर्स पे वो स्पेंड करते हैं। ऑलमोस्ट $40 बिलियन का ये कंट्रीब्यूशन है यूके यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिटरेंट है, और इससे इनफैक्ट नंबर्स गिरेंगे इनके। अच्छा, दूसरा ये है कि अमाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो तब्दीलियों की इस वक्त ये होम सेक्रेटरी को ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो स्टूडेंट के स्पाउस बरतानिया आना शुरू हो गए थे, या यहाँ पर हाउसिंग का प्रॉब्लम हुआ क्या है जिसकी वजह से एकदम ये फैसला किया गया? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना से आ रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये कोई ठीक नहीं है। किसी भी स्टेक होल्डर ने, यूनिवर्सिटी ने, या जितने भी यूके सीज़ा या जो भी हैं जो एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करते हैं, किसी ने भी वेलकम नहीं कहा इसको। आप क्या समझती हैं कि जो स्पाउस वीज़ा है उसका कहीं ना कहीं पर मिस यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा? जी, देर इज़ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि येस कहीं पे ये मिसयूज़ हो रहा था। लेकिन अगर हम नंबर्स को पर्सपेक्टिव में लाए तो उनके जो स्पाउसेस है, डिपेंडेंट्स है, उन्होंने यूके इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी किया है। हाउसिंग है, रिटेल है, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेस दे यूज टू पे। सो ये नहीं है कि स्पाउस वीज़ा पे यूके इकोनॉमी या उसका कोई बेनिफिट नहीं था। सो दिस इज़ परहैप्स अ वेरी मायोपिक व्यू जो यूके गवर्नमेंट ले रही है, विच एज अमानत जी सेड, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल ड्रिवन डिसीजन। ठीक है, अगर वहाँ से हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर आते हैं और 2-4-6 महीने बाद उनकी अलहदगी हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या दोनों के वीज़े जो है वो नल एंड वाइड हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मेन होता है वीज़ा वो होता है जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होता है, वो स्टूडेंट होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिपेंडेंट होता है उसके पास फुल राइट्स होते हैं काम करने के, जबकि स्टूडेंट के पास 20 आवर्स पर वीक राइट होता है। सेपरेशन हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उनको डिफरेंटली वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जो कि उनके पास राइट होता है कि अगर वो वीज़ा कोई डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पूजा जी, ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट पहले जो हमारे स्पेशली साउथ एशिया से या जहाँ से भी यहाँ पर आते थे,
तो वो आने के 2-3 माह बाद ही अगर उन्हें कोई काम की ऑफ़र हुई है तो उनका वीज़ा स्विच हो जाता था। क्या 2024 के बाद भी ऐसा हो सकेगा? जी नहीं, जनवरी 24 के बाद स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विच टू टियर 2 वर्क रूट्स नहीं कर पाएंगे वो। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो स्टूडेंट्स को और भी डिसअपॉइंट करेगा जब वो यूके के लिए एक डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे फॉर फर्दर स्टडी। अच्छा इमाम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों कहीं पे ये पढ़ रहा था तो जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि जो लोग यहाँ पर मास्टर लेवल से कम डिग्री पर आएंगे या जिनकी कोई ज़्यादा टेक्निकल डिग्रियाँ ऐसी नहीं होगी, हम उनको यहाँ पर मज़ीद नहीं रहने देंगे, उनको वापस उनके कंट्री भेज देंगे। इसका क्या मतलब है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, चूँकि तमाम यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UKVI की नज़र में या यूके गवर्नमेंट की नज़र में एक ही हैं। बेशक आप बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं या UCL किंग्स इंपीरियल में आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर सकें। स्टेटमेंट उन्होंने शौकिया दी है जी, शौकिया जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके के लिए तो वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि एक डेजिग्नेटेड, चूँकि ये UKVI का एक रजिस्टर है, हर वो यूनिवर्सिटी जो डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी है वो UKVI की एक रजिस्टर लिस्ट पे होती है, और जब एक एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने वीज़ा देना है तो उसने ये देखना है कि ये डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी है और डेजिग्नेटेड कोर्स है। अमर की निशानदेही गुलाम हुसैन अवान साहब कर रहे थे। ये रुझान कोई नया तो नहीं है, पहले भी ये होता रहा है और हुकूमतें बर्दाश्त भी करती नहीं, इवन बाद में मिनिस्ट्री भी देती नहीं, तो अब इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जी 6 तब्दीलियां हैं जो कि जनवरी में इम्प्लीमेंट होंगी। नंबर 1, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्पाउसेस को और चिल्ड्रन को सिर्फ रिसर्च डिग्रीज में, बेशक वो मास्टर है या डॉक्टरल स्टडीज है, सिर्फ उस पे ला सकेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क राइट्स अपने वर्क परमिट की तरफ तब्दीली नहीं कर सकेंगे, स्विच नहीं कर सकेंगे। अनस्क्रूपलस एजेंट्स जो हैं उन पे कुछ काम किया जाएगा जो कि यूके गवर्नमेंट के लिए नियरली इम्पॉसिबल होगा, लेकिन ये एक तजवीज़ है। जो मेंटेनेंस मनी है जो कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, ये 2020 में भी एक दफ़ा इन्होंने कोशिश की थी उसमें तब्दीली लाने की, अब फिर ये सडन इसमें तब्दीली आएगी। और कुछ 2 जो तब्दीलियां हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अपने इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बेहतर नहीं है। यहाँ पर एक आम आवाम के लिए समझने की बात है कि पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जिसको UKVI की नज़र में हम हाई रिस्क कंट्री कहते हैं, वहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की बजाय वर्क परमिट की तरफ लाया जा रहा है, जो कि रिसेंटली यूके गवर्नमेंट जो है उस पर सोच रही है और उसको भी वो बंद कर देंगे। अच्छा, ये बात सच है कि ये शुरू से ये एक सिलसिला चलता आ रहा है, और जब ये मिसयूज होता है, जैसे कि अभी अवान साहब कह रहे थे कि कुछ ये खबरें हैं यहाँ पे कि कुछ जो स्पाउसेस हैं वो बिला वजह स्पाउस बन के यूके में आ जाते हैं, और फिर जब यूके में आते हैं तो वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इस वक्त चूंकि टोरीज गवर्नमेंट जो है उनका जो मेन है वो ये जो इमिग्रेशन है उसकी कर्टेलमेंट की वजह से इनको वोट मिलते हैं, जो इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग जो हैं वो इनको वोट देते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे अनस्क्रूपुलस एजेंट्स काम करते हैं, तो ये गवर्नमेंट भी उसी तरह अनस्क्रूपुलसली ये काम करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। अगर आज देखा जाए तो यूके में तकरीबन 5 स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसको क्रिस्टल क्लियर नहीं दे रहे, कोई खबर भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आप, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है कि आप एक पाकिस्तानी मीडिया होने की वजह से आप ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वक्त जो यूके के करीब 3 स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं,
उनमें कहीं पर भी ये क्रिस्टल क्लियर आज भी नहीं लिखा कि ये इसको कैसे तब्दील करेंगे। अभी मैं एक दो मीडियाज में देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि मास्टर प्रोग्राम पे आप नहीं ला सकेंगे योर डिपेंडेंट्स। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी मास्टर डिग्री जो रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है तो उस पे स्टिल डिपेंडेंट्स जो है वो आ सकेंगे। तो अभी रिसेंटली बेतहाशा लोग यूके में आ रहे हैं जो वर्क परमिट में आ रहे हैं। जब वो यहाँ वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो बीसियों लोग जो हैं वो इधर उधर घूम फिर रहे हैं और वहां पर उनके लिए काम करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इमिग्रेशन के लिहाज से। इनके जो दो लास्ट पॉइंट्स हैं कि ये अपनी इमिग्रेशन के सिस्टम को उसको टारगेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटी का ये नाम दे रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहीं भी डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो उसमें इनको बहुत ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की जरूरत है, जहां पर जो दुनिया में एक यूके एजुकेशन सिस्टम का नाम है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके और यूके की इकोनॉमी पे जो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2 से लेकर 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क देता है और पेरेंट और आप वहां पर अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा सिस्टम पैदा किया है जहां पर वो अनस्क्रूपुलस एजेंट्स को देख सकेंगे, लेकिन ये अपनी इमिग्रेशन सही है। मैं आपकी तरफ अमानत साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। ज़रा जाहिद भट्टी साहब से मैं जानना चाहूँगा। जाहिद भट्टी साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में भी ये रुझान रहा है कि लोग जाते स्टूडेंट वीज़ा पे रहे हैं लेकिन मकसद उनका काम करना होता था। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी ऐसा नहीं है कि अभी जाके बरतानवी हुकूमत इस अमर से बाखबर हुई होगी, उन्हें पहले से भी पता हुआ होगा। और पहले हमने ये देखा कि अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हो जाता था वो स्टे करता था, फिर उसके बाद एमनेस्टी में वो रेगुलर भी हो जाता था। ऐसी क्या रीज़न है कि जो हुकूमतें एमनेस्टी देती रही हैं और अब ये हुकूमत इतनी ज़्यादा एक सख्त इक़दामात ले रही है? फ़र्क क्या है? क्या अब वाकई बरतानिया के लिए इन इमिग्रेंट्स को संभालना मुश्किल हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, पॉलिसीज़ हमेशा से चेंज होती रही हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए यूके हमेशा से एक बड़ा ज़बरदस्त हॉट डेस्टिनेशन रहा है। मसला अब यहाँ ये आ रहा है कि अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को देखें तो उसकी उम्र जो है, नॉर्मल एक स्टूडेंट की जो उम्र है, जो 19 साल के अपने ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसकी उम्र बिटवीन 19 to 22, 23 के दरमियान होनी चाहिए। मगर अभी कुछ अरसे से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो मैच्योर एज में हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी डिग्री में गैप्स हैं, या तो वो वर्क शो कर रहे हैं बैक होम में या कोई और चीज़ शो कर रहे हैं और साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो लम्हा फिक्र ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिग्री के स्टूडेंट नहीं थे वो चेंज ऑफ प्रोफेशन के साथ यहाँ क्यों आ रहे हैं। सेकंड ये कि अगर आ रहे हैं तो उनमें से कितने % जो हैं वो जेन्युइन अपनी मैरिजेस के साथ आ रहे हैं। जिस वजह से ये रूल चेंज हो रहा है उसमें एक आंसर है अब्यूज का। और इसमें अब्यूज क्या है, ये कि लोग जो वहां से वीजा अप्लाई करते हैं वो साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल कर कर मैरिज शो कर कर फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स वहां पर उनको साथ लेकर आते हैं। और ये काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे। अगर आप इसको स्टेटिस्टिक्स में देखें तो मेरा ख्याल है कि अबाउट 500+ % पिछले साल से इस साल डिपेंडेंट वीज़ास की बढ़ी है। और ये एक लम्हा फिक्री है गवर्नमेंट के लिए। जब हम मिसाल देती हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कनाडा की, तो वो एक बहुत बड़े मुल्क है, वहां पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, काम की अपॉर्चुनिटीज सिर्फ बड़े शहरों में, बाकी जगहों पे नहीं है। यूके एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ का हर शहर आपको हर तरह के लोगों से भरा हुआ मिलेगा, यहाँ पर हर तरह की काम की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये इस जगह पर भट्टी साहब मेरा एक ज़िमनी सवाल आपसे ये है, पर आके मुफीद साबित हो। भट्टी साहब मेरा ज़िमनी सवाल आपसे ये है कि शादी किसी की जेन्युइन है या स्पाउस जेन्युइन है या नहीं, क्या इसको मापने का कोई पैमाना नहीं है? इसको डिटरमिन करना कितना मुश्किल काम है? इसको बिल्कुल भी नहीं मापा जा सकता,
क्योंकि अगर आपने किसी स्टूडेंट को, यहाँ पर कोई स्टूडेंट आ रहा है और 6 महीने पुराना का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा है या 2 महीने पुराना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की इतनी छोटी उम्र में शादी की जरूरत क्या पेश आ रही है अगर वो बाहर ही पढ़ने आ रहा है? तो बेसिकली इनको तो ओरिजिनल जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए। अगर जेन्युइन स्टूडेंट है तो वो अपनी डिग्री फिनिश करता है, अपने प्रोफेशन की तरफ जाता है, अपने आप को खड़ा करता है, अपने आप को मजबूत करता है और उसके बाद शादी की तरफ देखता है। मगर यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आ रहे हैं और वो सिर्फ इसी वजह से इस पैमाने को मापा नहीं जा सकता। उसका हल यही है कि ऐसी जगहों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ताकि वहां पता चले। हाँ, अब इस अब्यूज की वजह से जो जेन्युइन शादियों वाले भी थे कपल्स और जो डिपेंडेंट आ रहे थे, उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो गई है। मास्टर डिग्री, रिसर्च डिग्री या कुछ और डिग्रीज के साथ जो होंगे उनके लिए अलाउ होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे अपना जो फैमिली लेकर आते। मुकीम मारूफ माहिर तालीम अमानत अली अंजुम का कहना है कि बरतानिया तालीम के लिए आने वाले पाकिस्तानी तलबा इन प्रोग्राम्स में दाखिले लें जिनकी बैरून मुल्क ज्यादा डिमांड है, जिनमें मेडिसिन और डेंटिस्ट्री खास तौर पर काबिल जिक्र। दुनिया भर से बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए तलबा ज्यादा आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तलबा को चाहिए कि वो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के शोबे को मुंतखब करे ताकि उनको मुस्तकबिल शानदार हो। कानून पढ़ने वाले तलबा LLM के साथ SQE को स्टडी करें। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान खसूसी नशिस्त में अमानत अली अंजुम ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में एजुकेशनलिस्ट अमानत अली अंजुम साहब मौजूद हैं। इससे पूछते हैं कि इस वक्त बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं और उसमें से बहुत बड़ी तादाद साउथ एशियन स्टूडेंट्स की है। पहले तो सबसे ये पूछते हैं कि जो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं वो किन सब्जेक्ट के अंदर आला तरीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? जी, बेसिकली पाकिस्तान और पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज्यादातर तो वो लोग आते हैं जो बिजनेस स्टडीज में आ रहे हैं और बिजनेस की भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, फिर लॉ के लिए आ रहे हैं, LLM के लिए आ रहे हैं और इस तरह के जो ज्यादा प्रोग्राम्स हैं उन्हीं में आते हैं। जब जो रियल प्रोग्राम्स हैं जहां के UK का एक नाम है, अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं, डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, हाईली कंपेटिटिव है पूरी वर्ल्ड में। सिर्फ 32 यूनिवर्सिटीज जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं और डेंटिस्ट्री जो है उसमें भी कम है। जो मेडिसिन है वो तकरीबन 7000 सीट्स होती हैं यहाँ पर और जो डेंटिस्ट्री है वो तकरीबन 800 के करीब सीट्स होती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अगर UK में आना चाहते हैं तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो LLM के लिए आ रहे हैं। जब वो LLM के लिए आते हैं तो अच्छी बात है ना, पाकिस्तान में शायद वकला की कमी है इसलिए यहाँ पर लोग अल्लाह तरीम हासिल करने के लिए लॉ में आ रहे हैं। होता ये है कि जब वो LLM के लिए आते हैं, जो सिंपल LLM है वो आपको लीड नहीं करता कि आप प्रैक्टिस करें। वो जब आप UK से पाकिस्तान जाते हैं वहां भी आपको जो आपने पहले किया हुआ है उसी की बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम आ गया है जिसको SQE कहते हैं। उनको ये चाहिए कि LLM विद SQE, ये SQE 1 होगा और SQE 2 होगा। ये होता है सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये एक नया सिस्टम आ रहा है जहां पर LPC लीगल प्रैक्टिस कोर्स जो है वो डिलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा और SQE जो लोग करेंगे वही UK में प्रैक्टिस कर सकेंगे। मेरे दिन में है कि अगर यहाँ पर आकर आप कोई लीगल क्वालिफिकेशन ना भी लें तो अगर पाकिस्तान में आपने LLB किया हुआ है तो यहाँ पर आप SQE करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। SQE की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास डिग्री है और आपने यहाँ LPC या कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं की, विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम। और अगर आप SQE 1 और SQE 2 कर लेते हैं तो यू कैन वर्क एज ए सोलिसिटर। ये इसकी बहुत अच्छी खूबसूरती है। इंस्टेड के आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे साहब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रूमर्स भी हैं कि स्टूडेंट वीजे के अंदर चेंजेस आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो PSW है शायद वो उसकी जो मुद्दत कम हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि स्पाउस का वीजा आइंदा शायद स्टूडेंट के साथ ना लगे। और ये बताइए क्या है? अच्छा, बेसिकली जी इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलिंग कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क खत्म हो गया है और स्पाउस जो है वो आप साथ नहीं ला सकते, बच्चे नहीं ला सकते। ऐसी कोई बात नहीं है।
इस वक्त 100% वही रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं। हाँ, एक प्रपोज्ड है, जो एक समरी है जो कि पूरे यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास चली गई है। उसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क को 6 मंथ्स पर रिड्यूस कर दिया जाए, और अगर आप अपने साथ बच्चे और डिपेंडेंट्स लाना चाहते हैं तो वो रिसर्च डिग्रीज पे होने चाहिए, PhD पे होने चाहिए, और मिनिमम उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फॉरेन Tier 2 वर्क परमिट पे चले जाते हैं, उनको सबसे पहले डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए। जब वो डिग्री मुकम्मल करें तो फिर वो पोस्ट स्टडी वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खास तौर दूसरी बात ये कि एक कन्फ्यूजन भी है कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ पर आता है और आने के फौरन बाद जो है वो PSW लेने से पहले भी वर्क परमिट ले सकता है? जी बिल्कुल। इसमें आज जो लॉ वैलिड है वो ये है कि आप किसी वक्त भी पोस्ट स्टडी वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ये Tier 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रपोज्ड ये है, मेरा एक सवाल दिन में है जी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मेरे सवाल दिन में ये है कि मिसाल के तौर पे किसी को यहाँ पर वर्क परमिट मिल जाता है, कोई बच्चा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है और उसको वर्क परमिट किसी दूसरी फील्ड में मिल जाता है, तो क्या वो उसमें काम कर सकता है? और दूसरा ये है कि क्या उसको 5 साल तक या जितनी देर का वर्क परमिट मिलता है उसी फर्म के साथ ही हम काम करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये इसमें तो ये लाजमी है। Tier 2 का मतलब ही ये है कि यू आर फुली रेगुलेटेड बाय UKVI। आपकी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो UKVI के पास चली जाती हैं, और जब आपकी डिटेल्स UKVI के पास हैं, इसी तरह एम्प्लॉयर की जो डिटेल्स हैं वो भी UKVI के पास है। तो ये दोनों चीजें रेगुलेटेड होती हैं। हर मंथ आपका टैक्स जाता है, एम्प्लॉयर टैक्स देता है, और जो एप्लीकेंट है वो भी टैक्स देता है। दोबारा पूछना चाहता हूं कि 5 साल या जितनी देर का भी वर्क परमिट इशू हुआ है उसे उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से कंपनी चेंज करनी पड़ जाए तो वो कर सकता है? जी बिल्कुल। ऐसे होता है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीजा तब्दील करना चाहते हैं या वर्क परमिट को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको नई कंपनी तलाश करनी पड़ेगी और फिर दोबारा से वहां उसके लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप वीजा अप्लाई किए बगैर दूसरी कंपनी में चले जाए।